डियर स्टूडेंट्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं और अब हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म। बच्चों, जो भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसमें जीओसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जीओसी में आपने क्या क्या पढ़ा है? जी हां, आपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़े हैं, आपने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स पढ़ा है, आपने एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ पढ़े हैं। तो बच्चों, इन सभी कॉन्सेप्ट्स का बहुत ज्यादा रोल आता है रिएक्शन मैकेनिज्म में, और इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को जो हमने जीओसी में पढ़े हैं आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते चले। क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए होंगे या कर लेंगे। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म। और बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जी हां, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो उनकी रिएक्शंस की हम बात करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ओके, तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें बच्चों, जैसा हमने पढ़ा रिएक्शन में क्या होता है, जी हां, वहां पर रिएजेंट अटैक करता है सबस्ट्रेट पर और प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इन रिएक्शंस के बारे में जो डिटेल्ड स्टडी है वो हम करने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की डिटेल्ड स्टडी को हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं। बच्चों, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हम पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंटली तीन तरह की रिएक्शंस हम यहां पर पढ़ेंगे। फर्स्ट, एडिशन रिएक्शन, नंबर टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड नंबर थ्री एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन कौन सी? एडिशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। उसमें से फर्स्ट कौन सी रिएक्शन हम यहां पर शुरू कर रहे हैं? बताएं कौन सी रिएक्शन मैंने यहां पर लिखी है? जी हां, एडिशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, एडिशन रिएक्शन, एडिशन का मीनिंग आप बहुत सिंपली ये समझ सकते हैं, दैट इज जुड़ना। जब किसी मॉलिक्यूल में दूसरा मॉलिक्यूल आकर ऐड हो जाता है तो बहुत सिंपल वे में हम इसको क्या बोल सकते हैं? एडिशन। क्लियर? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहां पर बच्चों देखिए ये कंपाउंड बनाया है, बताएं इसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। क्लियर? बताइए, इस एल्कीन में जब इस मॉलिक्यूल का एडिशन होगा, एक्स और वाई के साथ रिएक्शन हो रही है, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। और आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। जी हां, एक कार्बन पर एक्स आकर ऐड हो रहा है और दूसरे कार्बन पर वाई आकर ऐड हो रहा है। दैट इज, इस मॉलिक्यूल के जो दोनों एटम हैं वो इस कंपाउंड पर आकर ऐड हो रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर? और इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हैं? जी हां, एडिशन रिएक्शन। और अगर और आप इसमें सिंप्लीफाई करें तो बताइए इसमें हो क्या रहा है? एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और उसकी जगह दो नए सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो बताइए बच्चों, एक पाई बॉन्ड को कौन रिप्लेस कर रहा है? जी हां, ये दो नए सिग्मा बॉन्ड यहां पर रिप्लेस कर रहे हैं। क्लियर? एक पाई बॉन्ड हट रहा है और उसकी जगह दो नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये एक जनरल एडिशन रिएक्शन होती है। ओके, अब बच्चों, इस सबस्ट्रेट में कौन आकर अटैक करता है या किसका एडिशन होता है, इस बेसिस पर एडिशन रिएक्शंस को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। बताइए कौन कौन से पार्ट में एडिशन रिएक्शन को क्लासिफाई किया गया है? नंबर वन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं EAR, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नंबर टू, बताएं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR। क्लियर? एंड नंबर थ्री बच्चों, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, FRAR, फरार। ओके, कौन सी रिएक्शन है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, दैट इज फरार। ओके, तो तीन टाइप की एडिशन रिएक्शन कौन कौन सी? EAR, NAR एंड FRAR, दैट इज फरार। तो यहां पर ये तीन टाइप की एडिशन रिएक्शन हुई। अब बच्चों हम बात करें सेकेंड टाइप की रिएक्शन, और वो कौन सी है? देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन दैट इज रिप्लेसमेंट। कोई आता है और उसके बदले में कोई जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, एक रिएक्शन के थ्रू मैंने लिया है। सपोज एक कंपाउंड है RX। कौन सा कंपाउंड बच्चों? RX, और उसकी रिएक्शन Y से हो रही है। क्लियर? प्रोडक्ट क्या बन रहा है? RY प्लस X। और आप देख सकते हैं इसमें क्या हुआ है। जी हां, इसमें सब्स्टिट्यूशन हुआ है। एक एटम ने दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट किया है। कैसे? बताइए, कौन बाहर चला गया है? X, और कौन अंदर आ गया है? Y। तो बताइए, Y ने X को सब्स्टिट्यूट किया है
और इसीलिए ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? जी हां, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? और जैसे हमने एडिशन रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, वैसे ही सब्स्टिट्यूशन में भी अगेन बताइए 3 टाइप के सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR, सेकंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR, एंड थर्ड बताइए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज FRSR। क्लियर? 3 टाइप्स, ESR, NSR एंड FRSR। सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों अब बताइए थर्ड टाइप की रिएक्शन मैंने क्या लिखी है? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मीनिंग, जी हां, केवल जब जाएंगे, जाना ही जाना, आप इसे बोल सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और बताइए एलिमिनेशन का एक सिंपल एग्जांपल लिखा है मैंने, देखिए इस कंपाउंड में इस कार्बन पर X है और यहां क्या है? Y। और बच्चों प्रोडक्ट ये बन रहा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। बताइए इस कंपाउंड में से किसके जाने पर यह बन रहा है? जी हां, X और Y का रिमूवल हो गया है। दैट इज यहां पर 2 एटम रिमूव हो गए हैं, X और Y बाहर चला गया है, और इसीलिए इसको आप क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर? अब एडिशन के जस्ट अपोजिट बताइए एडिशन में क्या हुआ था? एक पाई बॉन्ड की जगह 2 नए सिग्मा बॉन्ड बने थे, और आप यहां देख सकते हैं बच्चों, यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड की जगह क्या हो गया है? एक पाई बॉन्ड बन गया है। एक जनरल मैंने बात की है, और यहां पर इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं आप? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो 3 टाइप की रिएक्शन हुई, कौन कौन सी? जी हां, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने बात की कि कौन कौन सी मेजर हम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों कि हमारे सिलेबस में, हमारा सिलेबस दैट इज नीट का सिलेबस, और बच्चों हमें पता है कि नीट के सिलेबस में 11th एंड 12th दोनों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। ओके, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या आते हैं? जी हां, हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो 11th एनसीईआरटी में जो चैप्टर दिया गया है, इसमें आपको वो हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, दैट इज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्लियर? जबकि 12th एनसीईआरटी में बच्चों आपको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स दिए गए हैं। तो यहां पर इसका जो पूरा मैंने आपको समराइज किया है, जो भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, बताइए 11th एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर? हाइड्रोकार्बन्स। ओके, और हाइड्रोकार्बन्स में देखिए कौन कौन आता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन। ओके, तो ये सभी किस में आएंगे बच्चों? हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, और ये किसका पार्ट है? हमारा 11th एनसीईआरटी का पार्ट है। ओके, अब बच्चों इसी बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि यहां पर ये तो पूरा 11th एनसीईआरटी का पार्ट हुआ, लेकिन अगर हम सेकंड टॉपिक की तरफ चलें, बाकी जितने भी एक टॉपिक से सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हैं, और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स 12th एनसीईआरटी का पार्ट है। ओके, तो ये सभी दैट इज सेकंड, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस, ये सब 12th एनसीईआरटी के पार्ट है, दैट इज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ओके बच्चों, तो बताइए अगर हम बात करें यहां पर सबसे पहले एल्केन की कौन सी रिएक्शन हम पढ़ेंगे? FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन्स जनरली FRSR रिएक्शन शो करते हैं। क्लियर? इसी तरह से एल्कीन एंड एल्काइन कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं जनरली? EAR एंड FRAR। ओके, ये हम जनरल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जो एक कंपाउंड शो करते हैं। ओके, बताइए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सी रिएक्शन? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? तो ये सभी टाइप की रिएक्शन हम कहां पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन्स में। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन, जो 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, और बच्चों उसमें एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड कौन कौन सी रिएक्शन देंगे? NSR एंड एलिमिनेशन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, ये दोनों यहां पर आएंगे। इसके अलावा एराइल हैलाइड, NSR एंड ESR। क्लियर? आफ्टर दैट एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसमें एल्कोहल, NSR एंड एलिमिनेशन, फिनॉल, ESR एंड ईथर, NSR, ये रिएक्शन शो करेंगे। ये हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जो ज्यादातर ये कंपाउंड्स देते हैं। क्लियर बच्चों? उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो एल्डिहाइड की रिएक्शन NAR, कीटोन्स की भी रिएक्शन NAR एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव्स की रिएक्शन NSR।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और आफ्टर दैट अमाइंस की बात करें तो वो NSR एंड ESR रिएक्शन होती है। तो बच्चों ये हमारा पूरा सिलेबस है जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उन रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बताएं सबसे पहले जो हम बात करने वाले बच्चों वो कौन सा टॉपिक है हमारा? हाइड्रोकार्बन। कौन सा टॉपिक? हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। क्लियर? जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले बताइए हाइड्रोकार्बन के कितने टाइप्स मैंने यहां पर लिखे हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन से? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कौन कौन से हैं? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बच्चों एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आता है? जी हां, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन एंड बेंजीन के डेरिवेटिव्स लाइक टोलुइन, ओके, वो आते हैं किसमें? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। क्लियर? तो हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप हो गए और इन सब की रिएक्शन हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, बताएं एक नोट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है कि यहां पर ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन, इसमें हम कौन कौन सी रिएक्शंस इंक्लूड करेंगे? देखें, EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, free radical addition reaction and free radical substitution reaction will be discussed, and in preparation of alkene alkyne elimination reaction will also be discussed। यहां पर हम इन रिएक्शंस की बात करेंगे, लेकिन साथ साथ जब हम एल्कीन एंड एल्काइन का प्रिपरेशन करेंगे तो वहां पर हम एलिमिनेशन रिएक्शंस को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन में वो क्या है बच्चों? एल्केन्स। क्योंकि सबसे पहले एल्केन्स में क्या क्या आता है? हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ओके, तो फर्स्ट इज एल्केन, और एल्केन्स में भी सबसे पहले जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स को बनाने के कौन कौन से जनरल मेथड्स हम काम मिलेंगे उसकी मैंने यहां पर एक लिस्ट दी है। बताइए ये सभी मेथड्स किसको बनाने के हैं? एल्केन्स को बनाने के मेथड्स हैं। इन सबको आप नोट डाउन करेंगे और हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट मेथड से, जिसका नाम है बच्चों फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन, दैट इज बाय हाइड्रोजिनेशन। जो फर्स्ट मेथड किसको बनाने का? एल्केन को प्रिपेयर करने का जनरल मेथड है, वो किससे हम प्रिपेयर करेंगे? एल्कीन एंड एल्काइन से, बाय हाइड्रोजिनेशन। ओके, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट मेथड की, दैट इज फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन बाय हाइड्रोजिनेशन। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये जो टर्म्स आती हैं इनको बहुत क्लियरली समझना चाहिए, उसके बाद बहुत इजी हो जाता है। तो हाइड्रोजिनेशन, ब्रेक करें, हाइड्रोजन एंड एशन, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? हाइड्रोजन का एडिशन किस किस पर बच्चों? एल्कीन एंड एल्काइन पर। तो हमें क्या मिलेगा? एल्केन। ओके, तो फर्स्ट मेथड हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन लिखा है, देखिए, when alkene and alkyne are completely hydrogenated in presence of a metal catalyst। तो यहां पर आपको क्या मिलता है? alkane is formed। अगर कोई एल्कीन और एल्काइन का आप कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ मेटल कैटलिस्ट, तो एल्केन विल बी फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल बच्चों यहां देखिए कौन सा कंपाउंड है? जी हां, दिस इज एल्कीन, और इसका हाइड्रोजिनेशन दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जब आप रिएक्शन करते हैं किसी मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बना है? जी हां, RCH2CH2R, और इसी को तो आप क्या बोलते हैं? एल्केन। बच्चों क्या बन गया आपका? एल्केन। और आप देख सकते हैं कि यहां पर इस एल्कीन पर क्या हुआ है? 2 हाइड्रोजन एटम का एडिशन हुआ है, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, तो दिस इज एल्केन। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिस इज एल्काइन, और एल्काइन में बच्चों कितने पाई बॉन्ड हैं? जी हां, देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स। एल्कीन में कितने पाई बॉन्ड्स? 1। तो जब 1 पाई बॉन्ड है तो वहां पर हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल ऐड हुआ है, लेकिन जब 2 पाई बॉन्ड्स है तो कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन जब होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के ऐड होंगे बच्चों, और अब प्रोडक्ट अगेन क्या बन जाएगा? एल्केन। ओके, तो ये सिंपल रिएक्शन एल्केन एंड एल्काइन का हाइड्रोजिनेशन। अब इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने यहां पर लिखी है। फर्स्ट ये क्या लिखा है मैंने? कैटलिस्ट से रिलेटेड, कि कैटलिस्ट में क्या क्या हो सकता है।
नंबर 1 बच्चों, पैलेडियम एंड प्लेटिनम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप यहां पर प्लेटिनम और पैलेडियम लेते हैं एरो के ऊपर, तो उसके लिए आपको टेम्परेचर नॉर्मल लेना होगा। ओके, कब? जब आप यहां पर प्लेटिनम या पैलेडियम लेते हैं। सेकेंड कंडीशन, अगर आप यहां पर निकल लेते हैं एज ए मेटल कैटलिस्ट, आप क्या लेते हैं? निकल, तो वहां पर बच्चों आपको हीट देना पड़ेगा। और कितना टेम्परेचर? 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना पड़ेगा। और बच्चों इस रिएक्शन को जब आप निकल कैटलिस्ट लेते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो एक नाम दिया जाता है सेबेटियर-सेंडेरेंस रिएक्शन। क्या नाम देते हैं इसको? सेबेटियर-सेंडेरेंस रिएक्शन। ओके, कब? जब आप निकल की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट क्या लिखा है देखिए, रेने निकल एट रूम टेम्परेचर। अगर आप पाउडर्ड फॉर्म में निकल एल्यूमिनियम अलॉय लेते हैं, दैट इज रेने निकल, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेने निकल इन पाउडर फॉर्म, तो उसके लिए भी आपको रूम टेम्परेचर रखना पड़ेगा। तो हाई टेम्परेचर किस कंडीशन में? जी हां, जब आप निकल कैटलिस्ट लेते हैं, और उस रिएक्शन को आप बोलते हैं सेबेटियर-सेंडेरेंस रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? तो ये हमने दो रिएक्शन पढ़ी, एल्कीन एंड एल्काइन का हाइड्रोजनेशन। अब इससे रिलेटेड एक बहुत सिंपल एग्जांपल बताएं, ये क्या लिखा है आपने? जी हां, दिस इज साइक्लोएल्कीन। एक एल्कीन है और इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा। और बहुत सिंपली आप बता सकते हैं, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? जी हां, बताइए, एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, यहां ऑलरेडी मिथाइल मिथाइल है, तो बच्चों यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, दैट इज ये साइक्लोएल्केन बन जाएगा। ओके, तो साइक्लोएल्कीन का हाइड्रोजनेशन साइक्लोएल्केन। और ऑब्वियसली निकल है तो आपको यहां पर टेम्परेचर भी रखना पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट बच्चों मैंने लिखा है, फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, दैट इज हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। अब जो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, एल्केन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों? वुड्स रिएक्शन। नाउ व्हाट इज वुड्स रिएक्शन? जब आप एक एल्काइल हैलाइड, दैट इज हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड को आप क्या बोल सकते हैं? हेलो एल्केन। उस एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, देखिए यहां पर क्या है? यस, दिस इज एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन सोडियम की प्रेजेंस में एंड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो क्या बना? आर आर। और हम जानते हैं आर आर का मतलब क्या होता है? जी हां, एल्केन। क्या होता है ये? एल्केन। जनरली हम आर एच को भी एल्केन बोल देते हैं, ये बात भी आप याद रखें बच्चों। आर एच या आर आर, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? एल्केन। तो यहां पर क्या बना? आर आर। दैट इज, आप इसको देखकर बता सकते हैं कि कितने एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं? 2। तो बच्चों ये कितने मॉलिक्यूल की रिएक्शन है? 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन है। क्लियर? तो अगर मैं बहुत सिंपल वे में इस रिएक्शन को करना चाहूं बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पर रिएजेंट को देखकर आपको इमीडिएटली अगर यह याद आ जाता है कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट बहुत आसानी से आप फॉर्म करते हैं, उसका आंसर बहुत आसानी से आप देते हैं। तो रिएक्शन में रिएजेंट्स को देखकर आपको तुरंत याद आना चाहिए। जैसे आप जैसे देखेंगे एक एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम एंड ड्राई ईथर, आपके माइंड में वहां पर स्ट्राइक होना चाहिए, यस दिस इज वुड्स रिएक्शन। और बच्चों अगर आपको यह समझ में आया कि वुड्स रिएक्शन है, तो उसके लिए बहुत सिंपल ट्रिक, प्रोडक्ट बनाने की एक बहुत सिंपल ट्रिक है। आपको करना क्या है बच्चों? आपको जस्ट यहां पर देखिए कितने मोल की रिएक्शन है? 2 मोल की रिएक्शन। तो आप इसके 2 मोल बना दीजिए, बीच में सोडियम बना दीजिए और यहां एक और मॉलिक्यूल बना दीजिए। देखिए 2 मोल और बीच में सोडियम। क्लियर? अब आपको क्या करना है? आपको इस Na के साथ 2x हटा देने हैं। ठीक है, Na के साथ 2x हटा दीजिए, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? आर आर। क्लियर? तो आर आर प्लस 2NaX। तो वुड्स रिएक्शन जैसे ही आपको समझ में आएगा, आपको 2 मॉलिक्यूल्स बनाकर NaX को निकाल देना है, तो प्रोडक्ट इज एल्केन। क्लियर है? ओके, अब बच्चों एक बात और बताइए, प्रोडक्ट क्या बन रहा है? आर आर। आर का मतलब? जी हां, एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप में कार्बन होते हैं। यहां भी आर का मतलब एल्काइल ग्रुप, उसमें भी कार्बन होगा। तो मिनिमम कितने कार्बन हो सकते हैं? यहां भी मिनिमम 1, यहां भी मिनिमम 1। तो एल्केन जो बन सकता है वुड्स रिएक्शन में, वो मिनिमम 2 कार्बन वाला बन सकता है।
क्योंकि बच्चों यहां 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो कम से कम 2 कार्बन वाला एल्केन बनेगा। और इसका मीनिंग आप बिल्कुल समझ गए हैं, आप इस रिएक्शन से मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, CH4 का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां तो केवल एक ही कार्बन है। जबकि वुड्स रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे तो कम से कम 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए लिखा है मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय वुड्स रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट अगला पॉइंट बच्चों क्या लिखा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। अगर देखा जाए ये जो हमने एल्काइल हैलाइड्स लिए हैं, अगर मैं यहां पर X की जगह फ्लोरीन रखता हूं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इन चारों हैलाइड्स में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो बताइए किस बात पर डिपेंड करेगा? जी हां, बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। हम जानते हैं Ri किसकी बच्चों? Ri बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, तो Ri का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। और अगर ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा तो ये रिएक्शन भी फास्ट देगा, और इसीलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा इन चारों का? जी हां, Ri, RBr, RCl एंड RF। और RF सबसे लास्ट में क्यों आया बच्चों? जी हां, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है और इसकी वजह से ये सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिएक्टिविटी ऑर्डर का। बच्चों अगला पॉइंट जो वुड्स रिएक्शन के लिए है, ध्यान दें, ड्राई ईथर इज यूज्ड। बताइए इस रिएक्शन में आपने क्या यूज किया है? ड्राई ईथर। बच्चों मोइस्ट ईथर यूज करने में क्या परेशानी है, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, ड्राई ईथर इज यूज्ड बिकॉज इफ मोइस्ट ईथर इज टेकन देन एल्कोहल विल बी फॉर्म्ड। रिएक्शन में प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा, वहां पर एल्कोहल बन सकता है। कब? अगर आप मोइस्ट ईथर लेते हैं। और कैसे, हम इसकी बात करते हैं। जो मोइस्ट का मतलब है कि वहां पर मॉइस्चर है, वाटर है, और वाटर हम ये भी जानते हैं कि सोडियम के साथ बहुत विग्रसली रिएक्शन करता है। क्लियर? तो यहां पर सोडियम लिया है आपने, और अगर यहां पर मॉइस्ट ईथर होगा तो जो वाटर है वो सोडियम के साथ रिएक्शन कर लेगा। और बच्चों ये हमने पढ़ा था जीओसी में कि कोई कंपाउंड जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है वो सोडियम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करता है। देखें, सोडियम अगर वाटर आ गया, मॉइस्ट ईथर हो गया, तो बताइए इन दोनों की रिएक्शन करके NaOH और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। अब बच्चों ये जो NaOH बना, दैट इज Na+ एंड OH-, ये OH- इस एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर लेगा। देखिए OH- रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, और OH- कब बना? यहां पर जब ये मॉइस्चर या ईथर में मॉइस्चर था, दैट इज वाटर था, तो OH- बना। ये OH- एल्काइल हैलाइड के साथ फर्दर रिएक्शन करेगा। बच्चों आपसे पूछा जाए व्हाट इज OH-, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल? जी हां, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, और इसलिए न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी कहां पर अटैक करने की होती है? बिल्कुल सही, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर। तो बच्चों RX बॉन्ड, बताइए क्या यह बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड है? बिल्कुल। किसकी तरफ जाएगा? X की तरफ। तो बताएं X पर डेल्टा नेगेटिव और बच्चों R पर डेल्टा पॉजिटिव। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन? जी हां, R, और इसीलिए ये OH- इस R पर अटैक करेगा। क्लियर? और बच्चों जैसे ही OH- R पर अटैक करेगा, देखें ये बॉन्ड जो पोलर था किसकी तरफ जा रहा था? X की तरफ, वो पूरी तरह X की तरफ ब्रेक हो जाएगा। और बताइए क्या होगा? यहां X- निकल जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन गया? ROH, देखिए एल्कोहल, और X- निकल जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर आपने वुड्स रिएक्शन में ड्राई ईथर नहीं लिया है, मॉइस्ट ईथर ले लिया है, तो फिर एल्केन की जगह एल्कोहल बन सकता है। क्लियर? तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट था जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं वुड्स रिएक्शन की मैकेनिज्म की। ध्यान से देखें, एक सिंपल रिएक्शन मैं दोबारा लिखता हूं। ये कौन है? एल्काइल हैलाइड, सोडियम, ड्राई ईथर। अब जैसे आप ये देखेंगे तीनों, एल्काइल हैलाइड, सोडियम, ड्राई ईथर, आप समझ जाएंगे दिस इज वुड्स। और वुड्स का अप्रोच क्या है? वुड्स को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है? ट्रिक क्या है बच्चों? जी हां, एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। X को हटाकर, देखिए आपको करना क्या है, इस X को हटा दीजिए और R के साथ एक और R बना दीजिए। ओके, तो ये RR बन गया, एल्केन बन गया। अब ये तो प्रोडक्ट बनाने का तरीका हुआ, लेकिन इसके पीछे मैकेनिज्म क्या होती है, हम इसकी बात यहां पर करना चाहते हैं। तो बच्चों वुड्स रिएक्शन के लिए 2 मैकेनिज्म्स प्रपोज की गई हैं। उनमें से ज्यादा काम की हमारे पास फर्स्ट मैकेनिज्म है, और जिसका नाम क्या है?
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है और यही ज्यादातर वुड्स रिएक्शन में हम काम में लेते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि वुड्स रिएक्शन में कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, फ्री रेडिकल और आयनिक और बोथ, तो आंसर इज बोथ। क्लियर? लेकिन ज्यादा हम काम में किसको लेंगे? फ्री रेडिकल को। नाउ व्हाट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म? बच्चों इसकी हम बात करने जा रहे हैं यहां पर। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो हमने जीओसी में पढ़ी है। बच्चों बताएं, ये 3 इंटरमीडिएट क्या आपने देखे हैं? यस, बताइए। फर्स्ट इज कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन में कार्बन के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन? जी हां, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों सेकेंड इज, यस, दिस इज कार्बन फ्री रेडिकल, और कार्बन फ्री रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। देखिए 2 4 6 एंड 1, 7 इलेक्ट्रॉन। एंड थर्ड इज, दिस इज कार्ब एनायन, और इसमें कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? तो एक बहुत सिंपल बात बच्चों, जब कार्बोकेटाइन में आप 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा? यहां 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहां 7, दैट इज एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। ध्यान से सुने, जब कार्बोकेटाइन में आप 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एक फ्री रेडिकल बनेगा। क्लियर? और जब आप एक फ्री रेडिकल में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बताइए क्या बन जाएगा? जी हां, एक एनायन बन जाएगा, कार्ब एनायन बन जाएगा, क्योंकि यहां पर पहले एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, अब 1 इलेक्ट्रॉन और मिलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, और उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात जो काम आएगी हमारे पास। अगर आप केटाइन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो फ्री रेडिकल बनेगा, और सपोज केटाइन में आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो यस, एनायन बनेगा, और अगर फ्री रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो भी एनायन बनेगा। क्लियर? अब आइए समझते हैं इसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बच्चों सोडियम की टेंडेंसी क्या होती है? यस, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो मान लीजिए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब बताएं, ये जो आरएक्स बॉन्ड है ये क्या है? यस, पोलर बॉन्ड है। बच्चों किसकी तरफ शिफ्ट रहेगा? जी हां, ये एक्स की तरफ शिफ्ट रहेगा। जब ये एक्स की तरफ शिफ्ट रहेगा तो बताइए आर पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हैं आप? ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेकर जाएगा? एक्स। तो आर पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। और बच्चों जैसे ही आर पर पॉजिटिव आएगा, बताएं आर पॉजिटिव को क्या मिलेगा? एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने दिया है। और यहां मैंने बोला बच्चों, कार्बोकेटाइन को जब 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो फ्री रेडिकल बनेगा। ओके, क्लियर है आपको? तो बताइए, ये आर पॉजिटिव कार्बोकेटाइन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिला तो आर डॉट बनेगा। क्लियर? अब बताइए ये क्या बना? आर डॉट। ऐसा एक और मॉलिक्यूल आएगा आर एक्स का, तो उससे एक और आर डॉट बनेगा। क्लियर? सोडियम एक और आएगा, उससे एक और सोडियम प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों? 2 आर डॉट बनेंगे, 2 एल्काइल फ्री रेडिकल बनेंगे। और बताइए दोनों एल्काइल फ्री रेडिकल, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये दोनों क्या करेंगे? जी हां, शेयरिंग करेंगे, इसका डाइमराइजेशन हो जाएगा। दैट इज ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटे? आर आर, दैट इज एल्केन। क्लियर? ये कौन सी मैकेनिज्म? जी हां, दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट मैकेनिज्म क्या प्रपोज की गई? आयनिक मैकेनिज्म। और बच्चों इसमें क्या बताया गया कि यहां सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब बच्चों यहां पर 2 सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा भी हो सकता है कि आरएक्स बॉन्ड जब ब्रेक हो, बताइए किसकी तरफ? एक्स की तरफ। तो आर पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। और बच्चों ये आर पॉजिटिव दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ ले ले, और जैसा मैंने आपको बोला, जब एक केटाइन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो फ्री रेडिकल बनेगा, लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनायन बनेगा। समझ रहे हैं आप? तो यहां पर बच्चों बताएं, जब R प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनना चाहिए? जी हां, R माइनस। समझ रहे हैं? जब R प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो R डॉट बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, लेकिन जब वो एक और इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनायन बनेगा। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या बना? R माइनस। नाउ व्हाट इज R माइनस? जी हां, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, और ये कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर, क्योंकि इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है। तो R माइनस दूसरे RX मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। और बताइए कैसे? ये बॉन्ड पोलर है, X की तरफ जाएगा, तो बच्चों R पर पॉजिटिव, X पर नेगेटिव, और ये R माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस R पॉजिटिव पर अटैक करेगा।
तो X माइनस बाहर चला जाएगा। बताइए प्रोडक्ट क्या बना, RR। क्लियर। तो यहां पर इस तरह से एल्केन बनता है। तो ये दोनों ही मैकेनिज्म किसकी है, वुड्स रिएक्शन की, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड आयनिक मैकेनिज्म। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला, आपको केवल एक मैकेनिज्म प्रोडक्ट बनाने में यूज करनी है। वो कौन सी है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दैट इज, जैसे ही आपको ये याद आए कि ये वुड्स रिएक्शन है, आप X को हटाकर डॉट लगाइए और एक और ऐसा डॉट वाला लीजिए और दोनों का डाइमराइजेशन कर दीजिए। क्लियर। तो आपको यहां पर कौन सी मैकेनिज्म काम में लेनी है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने, ध्यान से इसको पढ़ें। क्या है ये, वुड्स रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन। वुड्स रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्केन्स को बनाने के लिए एक सुटेबल मेथड नहीं है, बिकॉज इन प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स इज ऑब्टेन्ड which cannot be easily separated। बच्चों वुड्स रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो केवल सिमेट्रिकल एल्केन्स को बनाने के लिए अच्छा मेथड है, अनसिमेट्रिकल एल्केन्स को बनाने के लिए नहीं। बिकॉज अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना चाहेंगे वुड्स मेथड से, तो आपको प्योर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको एक मिक्सचर मिलेगा, और फिर आपको उस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए ज्यादा टाइम भी लगेगा, ज्यादा आपको केमिकल्स भी लगेंगे। तो दैट इज नॉट इजी मेथड, और इसीलिए वुड्स रिएक्शन इज नॉट गुड टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन। क्लियर। यहां पर बच्चों कैसे नहीं है इसकी हम बात करते हैं। बताइए ये कौन है, यस इथेन। अगर मैं आपसे पूछूं इथेन एक सिमेट्रिकल एल्केन है या अनसिमेट्रिकल, बहुत इजी है, आप बीच में से ब्रेक करें, दो बराबर पार्ट है, दैट इज सिमेट्रिकल एल्केन। तो बच्चों दिस इज सिमेट्रिकल एल्केन, और इसमें कितने कार्बन है, जी हां 2, दैट इज इवन नंबर ऑफ कार्बन। ओके। नेक्स्ट बच्चों कौन सा एल्केन बनाया मैंने, जी हां ये ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन। अब आप बताएं क्या ये भी एक सिमेट्रिकल एल्केन है, जी हां, अगर आप उसको बीच में से कट करें तो दो बराबर पार्ट है, ये भी एक सिमेट्रिकल एल्केन है और इसमें भी इवन नंबर ऑफ कार्बन है। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों बताइए ये क्या है, प्रोपेन। क्या प्रोपेन सिमेट्रिकल कहा जा सकता है, जी नहीं। क्यों, अगर आप यहां से कट करें तो इधर मिथाइल और इधर इथाइल, और अगर आप यहां से कट करें तो इधर इथाइल और इधर मिथाइल। तो बच्चों प्रोपेन इज अनसिमेट्रिकल एल्केन। ओके। और इसमें भी कितने कार्बन है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन। तो प्रोपेन अनसिमेट्रिकल है और ऑड नंबर ऑफ कार्बन है। लेकिन अगर आप अगला एल्केन लें, दैट इज आइसोब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों, आइसोब्यूटेन। और आपसे पूछा जाए ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, जी हां दिस इज अनसिमेट्रिकल, क्योंकि यहां से कट करें दो अलग अलग पार्ट, यहां से कट करें तब भी दो अलग अलग पार्ट। ये अनसिमेट्रिकल है लेकिन इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन है। क्लियर। तो आप बहुत इजीली देख सकते हैं बच्चों। बताइए ये दोनों क्या है, सिमेट्रिकल एल्केन है, और सिमेट्रिकल होंगे तो एक बात तो तय है कि हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे। लेकिन अनसिमेट्रिकल में यस इवन भी हो सकते हैं एंड ऑड नंबर ऑफ कार्बन भी हो सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि वुड्स रिएक्शन इज नॉट गुड टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन। वहां मैंने कार्बन के नंबर की बात नहीं की, यह बात याद रखें कि वो अनसिमेट्रिकल एल्केन को बनाने के लिए अच्छा मेथड नहीं है। क्लियर बच्चों। अब क्यों नहीं है हम इसकी बात करना चाहते हैं। बताइए बच्चों ये कौन सा कंपाउंड है, यस दिस इज क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, दिस इज सोडियम ड्राईथर। देखते ही आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए, बताएं दिस रिएक्शन इज यस वुड्स रिएक्शन। ये एल्काइल हैलाइड है, सोडियम ड्राईथर, और यही प्रैक्टिस करनी है आपको। रिएजेंट देखते ही आपके माइंड में उस रिएक्शन का नाम आ जाना चाहिए। क्लियर। तो बच्चों ये वुड्स रिएक्शन है, और अगर वुड्स रिएक्शन है तो आपको पता है कितने मॉलिक्यूल की रिएक्शन है, यस 2 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन। और बताएं इसमें प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जी हां आपको पता है इसका मेथड क्या है बच्चों, CH3Cl, यहां पर सोडियम बनाइए और यहां पर अगेन बताएं ClCH3, इस तरह से बनाइए। क्लियर। या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, Cl हटाइए और यहां डॉट बनाइए, और ये जो डॉट बना इसका डाइमर बनाइए, दैट इज CH3CH3। बच्चों बताएं प्रोडक्ट क्या बना, CH3CH3। क्लियर। तो इस एल्काइल हैलाइड से इथेन बना है। बच्चों बताएं
ये क्या है, इथाइल क्लोराइड, और ये अगेन कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। क्या आप इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं? जी हां, मेथड मैंने आपको बताया था, ट्रिक क्या बताई, जैसे आपके माइंड में आया वुड्स रिएक्शन, आप बॉन्ड को तोड़ दीजिए। कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, कार्बन क्लोरीन, और बच्चों यहां डॉट बना दीजिए। क्लियर? तो ये क्या बना आपका, इथाइल फ्री रेडिकल। ऐसा एक और फ्री रेडिकल बनाइए और उन दोनों को जोड़ दीजिए। दैट इज, अगर मैं एक और बना दूं, देखिए CH3 CH2 डॉट, ऐसा एक और बना दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो बताएं प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। क्लियर? यहां पर ये ब्यूटेन बन जाएगा। बच्चों बताएं ये दोनों कौन से एल्केन है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? जी हां, बोथ आर सिमेट्रिकल एल्केन्स। क्लियर? अब ये दोनों सिमेट्रिकल एल्केन है, जैसा कि मैंने यहां बनाया बच्चों। देखिए आपको ये रेडिकल बनाना है, ये रेडिकल बनाना है और इन दोनों को जोड़ देना है। तो बताइए कौन सा एल्केन बन जाएगा, सिमेट्रिकल एल्केन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, बताएं इन दोनों की रिएक्शन कराइए। और बच्चों इन दोनों की रिएक्शन क्यों कराई, मैं चाहता था प्रोपेन बनाना। क्या बनाना चाहता हूं, प्रोपेन। तो प्रोपेन बनाने के लिए क्या केवल एक टाइप के अल्काइल हैलाइड से प्रोपेन बना सकते हैं वुड्स रिएक्शन से? नो। अगर आप मिथाइल क्लोराइड लेंगे तो इथेन बनेगा, जैसे कि यहां पर। अगर आप इथाइल क्लोराइड लेंगे तो ब्यूटेन बनेगा। तो बच्चों प्रोपेन किससे बनेगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? जी हां, प्रोपेन इन दोनों के मिक्सचर से बन सकता है। किन दोनों के मिक्सचर से, मिथाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड। तो बच्चों यहां मैंने प्रोपेन बनाने के लिए इन दोनों को लिया है। तो आइए देखते हैं क्या इससे प्रोपेन बनेगा। क्या मेथड है? जी हां, इसको तोड़ दीजिए, तो यहां डॉट, इसको तोड़ दीजिए, कहां पर, यस यहां, तो यहां डॉट। बताएं इससे बनने वाला फ्री रेडिकल मिथाइल डॉट। क्लियर बच्चों? और इससे बनने वाला फ्री रेडिकल इथाइल डॉट। अब प्रोपेन बन तो सकता है, कब बन सकता है बच्चों, जब ये मिथाइल इसके साथ बॉन्डिंग कर ले तो प्रोपेन बन सकता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन, क्या इस रिएक्शन में केवल प्रोपेन ही बनेगा? नहीं। रीजन क्या है, मैंने आपको बताया वुड्स रिएक्शन में फ्री रेडिकल में डाइमराइजेशन हो सकता है। जैसे कि यहां मिथाइल बना तो ये एक और मिथाइल के साथ, ऐसे दो मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं। तो ये मिथाइल के साथ अगेन बच्चों जुड़कर इथेन भी बना सकता है। और वैसे ही ये इथाइल बना है, इथाइल फ्री रेडिकल, तो ये एक और इथाइल डॉट के साथ मिलकर ब्यूटेन भी बना लेगा। दैट इज, इस रिएक्शन में केवल प्रोपेन ही नहीं बनेगा, इस रिएक्शन में प्रोपेन भी बनेगा, साथ में इथेन भी बनेगा, साथ में बच्चों ब्यूटेन भी बन जाएगा। क्लियर? तो यहां पर मिक्सचर मिलेगा एल्केन्स का। देखिए जैसे मैंने यहां बनाया, इथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। अनसिमेट्रिकल मिला तो है, लेकिन ये अकेला नहीं मिला है, मिक्सचर मिला है। और एक मिक्सचर का बनना इज नॉट अ गुड मेथड। क्लियर? तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि वुड्स रिएक्शन सुटेबल मेथड नहीं है अनसिमेट्रिकल एल्केन को बनाने के लिए, क्योंकि वहां पर आपको एक हमेशा मिक्सचर मिलेगा। क्लियर? तो ये आपको समझ में आया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, अगेन मैंने एक कंपाउंड बनाया है और उसको देखते ही आपको बताना चाहिए, दिस इज एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन सोडियम ड्राईथर। आपके माइंड में इमीडिएटली आना चाहिए वुड्स रिएक्शन। करना क्या है, कितने मॉलिक्यूल बच्चों, यस 2 मॉलिक्यूल्स। देखिए बॉन्ड को तोड़िए, यहां पर 2 मॉलिक्यूल से डॉट बनाइए, ऐसा एक और मॉलिक्यूल लाइए और डॉट डॉट को जोड़ दीजिए, डाइमराइज कर दीजिए। देखिए यहां पर ये बना फ्री रेडिकल, ऐसा एक और मॉलिक्यूल, तो इससे ये फ्री रेडिकल बना। और आपको करना क्या है, इस डॉट और इस डॉट को मिलकर एक बॉन्ड बना देना है। क्लियर बच्चों? तो प्रोडक्ट विल बी दिस, दैट इज का यूपीसी नेम पूछा जाए 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम इसका, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। आपकी प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहनी चाहिए, जीओसी की भी, आईयूपीएससी की भी। ओके, कई बार वो प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर नहीं देकर आईयूपीसी नेम दे देते हैं और आपसे पूछते हैं बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते जाना है बच्चों। दिस इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? आगे बढ़े, बताइए क्या इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं आप? जी हां, एक बार आपको याद आ गया, ये वुड्स रिएक्शन है, मेथड बिल्कुल क्लियर है बच्चों। कितने मॉलिक्यूल की रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल की। तो यहां आपको करना क्या है, डॉट बनाना है और ऐसा एक और मॉलिक्यूल आएगा। तो देखिए ये बना एक मॉलिक्यूल, एक और मॉलिक्यूल पर डॉट बनाया और आपको करना क्या है, यहां इन दोनों को जोड़ दीजिए तो एक बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? तो वुड्स रिएक्शन में बस यही करना है, हैलोजन हटाकर फ्री रेडिकल बनाइए और उसका डाइमराइजेशन कर दीजिए, तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। ओके,
चले, ये था वुड्स रिएक्शन के एग्जांपल्स। बच्चों एक और वुड्स रिएक्शन जैसा ही रिएक्शन है जिसका नाम है इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। क्या आप इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं? जी हां, वुड्स रिएक्शन एंड इंट्रामोलिक्यूलर। वुड्स रिएक्शन कितने मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन थी? 2 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन ऑफ, और वो 2 मॉलिक्यूल्स किसके थे? एल्काइल हैलाइड के। तो बच्चों इंट्रामोलिक्यूलर मीनिंग क्या होता है? विद इन द मॉलिक्यूल। ओके, तो यहां पर केवल एक मॉलिक्यूल की रिएक्शन है, लेकिन जैसा आपने मैकेनिज्म में देखा कि वुड्स रिएक्शन में 2 फ्री रेडिकल बनने चाहिए तभी तो वो बॉन्ड बनाएगा। तो बच्चों इसीलिए ये जो रिएक्शन होती है ये डाई हैलाइड्स की रिएक्शन होती है। किसकी रिएक्शन होती है? डाई हैलाइड, जिनमें 2 हैलोजेंस हो, उनकी रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। देखिए लिखा है मैंने, इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स टेक प्लेस इन डाई हैलाइड सिस्टम। किसमें होता है ये? डाई हैलाइड सिस्टम में। एंड इट सपोर्ट्स 3 to 6 मेंबर साइक्लाइजेशन। इसकी वजह से 3 से 6 मेंबर रिंग बनती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर बच्चों ये किस तरह का कंपाउंड है? जी हां, ये एक डाई हैलाइड है। दिस इज अ डाई ब्रोमाइड, सोडियम ट्राइथर हैलाइड। आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए यस दिस इज वुड्स, लेकिन ये एक नॉर्मल हैलाइड नहीं है, दिस इज अ डाई हैलाइड। तो आपके माइंड में इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स आना चाहिए। तो बच्चों मैकेनिज्म क्या? देखिए अगेन बिल्कुल सेम, आपको हैलोजन हटाकर डॉट बनाना है। तो जैसे ही आप यहां से हैलोजन हटाएंगे आपके यहां पर डॉट बना देंगे, और इसी तरह से यहां बच्चों हैलोजन हटाएंगे तो यहां डॉट बना दीजिए। और अब आपको बिल्कुल ये क्लियरली दिखाई देगा, ये डॉट और ये डॉट आमने सामने आ गए तो क्या बना लेंगे? बॉन्ड। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एक 3 मेंबर्ड रिंग, दैट इज साइक्लोप्रोपेन। ओके, तो बच्चों देखिए मैंने यहां पर बनाया है, ये ब्रोमीन हटाकर डॉट, ये ब्रोमीन हटाकर डॉट, ये बना दिया, और इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा? जी हां, साइक्लोप्रोपेन। क्लियर? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स। अगला एग्जांपल आप आसानी से बता सकते हैं, बताएं। अगेन दिस इज अ डाई हैलाइड। करना क्या है? ये हैलोजन वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए, यहां भी हैलोजन वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए, क्योंकि ये डाई हैलाइड है तो एक ही मॉलिक्यूल में 2 रेडिकल बनेंगे। देखिए यहां डॉट और बच्चों यहां डॉट। क्लियर? अब करना क्या है? इन दोनों को डॉट को मिला दीजिए। बताएं क्या हो जाएगा? जब ये इससे मिलेगा तो एक रिंग बन जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। और बच्चों कितने मेंबर रिंग गिनिए? 1 2 3 4 5 6। यहां 6 मेंबर्ड साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि यहां मैंने बनाया, देखिए Cl गया डॉट, यहां भी डॉट, और इन दोनों के मिलने से साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? तो एग्जांपल किसके हैं? इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल इस रिएक्शन का, और अब आप बता सकते हैं क्या ये एक डाई हैलाइड है? जी हां। करना क्या है बच्चों? Cl हटाएं, यहां डॉट लगाइए, Cl हटाइए, यहां डॉट लगाइए, लाइक दिस। बताएं यहां दोनों पर क्या आ गया? डॉट डॉट। और अब 2 रेडिकल एडजेसेंट आ गए, इन दोनों को मिला दीजिए तो एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहां पर एक बॉन्ड तो ऑलरेडी है बच्चों, इन दोनों को मिलाने से एक बॉन्ड और फॉर्म हो जाएगा। तो प्रोडक्ट विल बी अ साइक्लोहेक्सीन। ओके, नेक्स्ट बताएं बच्चों इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? नाउ आपको ट्राई करना चाहिए कि ये क्या बनेगा। ओके, बताएं क्या आप ट्राई कर रहे हैं? चलिए, वेरी गुड। करना क्या है बच्चों? ये ब्रोमीन गया, क्योंकि पहले आपको ये देखना है कौन सी रिएक्शन है, सोडियम ट्राइथर हैलाइड, यस वुड्स, और ये डाई हैलाइड है तो इंट्रामोलिक्यूलर। ये बॉन्ड तोड़ा डॉट, बच्चों ये बॉन्ड तोड़ा डॉट, और इन दोनों को मिला दीजिए तो बताएं आप क्या बना देंगे? देखिए डॉट डॉट मिलाकर यहां बॉन्ड बन जाएगा, और प्रोडक्ट ये यहां पर आपको मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए बच्चों यहां पर हमने एक और एग्जाम्पल लिखा है, और ये एक थोड़ा अलग तरह का एग्जाम्पल है। ध्यान से देखें, इस कंपाउंड में अगेन ये एक डाइब्रोमाइड है, लेकिन इस डाइब्रोमाइड में यहां डबल बॉन्ड और यहां भी डबल बॉन्ड है। अब बच्चों मैकेनिज्म क्या है? वही ट्रिक क्या है? वही, आपको हैलोजन हटाकर डॉट लगाना है। देखिए हैलोजन हैलोजन, तो यहां भी डॉट और यहां भी डॉट, ये डाई हैलाइड है। तो बताएं जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? देखिए डॉट डॉट यहां पर आ गया है। अब बच्चों अगर ये दोनों रेडिकल मिल जाते हैं तो यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड। ओके, अगर ये दोनों रेडिकल मिल जाते हैं तो यहां एक बॉन्ड बन जाएगा,
लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसमें रेजोनेंस हो जाए। बताएं, देखिए कौन सा रेजोनेंस है? डबल, सिंगल, फ्री रेडिकल। यहां पर फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। बच्चों आपको पता है इसमें रेजोनेंस कैसे होता है? देखिए होमोलाइटिक फिजन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। यहां जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये और ये मिलकर एक पाई बॉन्ड बना देंगे, जैसे कि यहां हो रहा है। देखिए बच्चों, यहां डॉट ऑलरेडी है, जब ये बॉन्ड टूटेगा यहां डॉट और ये मिलकर एक बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड और यहां एक फ्री रेडिकल आ गया है, आपको दिख रहा है? तो ये बन जाएगा। ओके, अब बताएं, ये दोनों फ्री रेडिकल एडजेसेंट कार्बन पर आ गए, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? जी हां, एक बॉन्ड बना लेंगे, और दैट इज यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? बेंजीन। लेकिन अगर आप इन दोनों को जोड़ते तो बताइए क्या प्रोडक्ट मिल जाता? ये बन जाता। अब आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ये या बेंजीन? जी हां, बेंजीन। और इसीलिए यहां पर प्रोडक्ट ये बनेगा, दैट इज पहले रेजोनेंस होगा, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी और उसके बाद ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? तो ये एक अलग तरह का एग्जांपल, जरूर आप याद रखें बच्चों इस एग्जांपल को। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे सोचते हैं डॉट डॉट लगाइए और बॉन्ड बना दीजिए, लेकिन ये थोड़ा अलग है। इसमें आपको पहले रेजोनेंस कराना है और उसके बाद बॉन्ड बनाना है। क्लियर है? तो दिस इज इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है, बताइए क्या ये भी एक डाई हैलाइड है? यस। तो करें क्या? बिल्कुल वैसे ही करके देखते हैं। Cl हटाइए डॉट, Cl हटाइए डॉट। ओके, अब बच्चों क्या हुआ? यहां पर डॉट, यहां पर डॉट। क्या इन दोनों को मैं जोड़ दूं? अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो बच्चों प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? देखिए यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए इस तरह से, यहां डॉट, यहां डॉट, और अगर इन दोनों को मिला दिया तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? अगर आपने यहां डबल बॉन्ड बना दिया, देखिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। व्हाई? क्योंकि ये तो एंटी एरोमेटिक है। क्या है बच्चों? एंटी एरोमेटिक। तो ये बनेगा ही नहीं, बिकॉज एंटी एरोमेटिक तो लीस्ट स्टेबल होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो बच्चों इसीलिए इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर वुड्स नहीं होगा। ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें डाई हैलाइड होते हुए भी इंट्रामोलिकुलर वुड्स नहीं शो करता है। तो फिर होगा क्या? अब ये नॉर्मल वुड्स की तरह रिएक्शन होगी बच्चों। 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में अगर ये मिल गए तो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, और वो तो पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों क्या होगा? ऐसा एक और मॉलिक्यूल आएगा, फिर ऐसा फ्री रेडिकल बनेगा, और अब क्या होगा? ये दोनों बॉन्डिंग करेंगे और ये दोनों बॉन्डिंग करेंगे। देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड, ये एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड। ऐसा हमने एंटी एरोमेटिसिटी में पढ़ा था कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। अगर वो किसी रिएक्शन में बनते हैं तो डाइमराइजेशन हो जाता है। याद है आपको? देखिए जीओसी कितना काम आ रहा है। तो यहां पर डाइमराइजेशन हो जाएगा, और बच्चों जब डाइमराइजेशन होगा तो बताएं, ये एक रिंग, ये दूसरी रिंग, और बीच में भी एक रिंग बन जाएगी। देखिए ये प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा। क्लियर? तो अगेन ये एक स्पेशल एग्जांपल है जिसमें कि डाई हैलाइड होते हुए भी इंट्रामोलिकुलर वुड्स नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो मैंने लिखा है क्वेश्चन यहां पर आपको देखना है। बताइए क्या क्वेश्चन है? इस रिएक्शन में विच इज नॉट ऑब्टेन्ड? वेरी इजी। बताएं बच्चों, दिस इज इथाइल क्लोराइड, दिस इज प्रोपाइल क्लोराइड, सोडियम ड्राईथर। अब तक आपको समझ में आ गया होगा ये एक वुड्स रिएक्शन है। लेकिन पूछा है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा इस रिएक्शन से। बहुत इजी मेथड, बताइए कैसे करेंगे? जी हां, वुड्स रिएक्शन है तो बॉन्ड को तोड़कर यहां डॉट बनाइए, वुड्स रिएक्शन है तो डॉट बनाइए। अब बच्चों बताएं क्या होगा? अगर ये आपस में जुड़ जाते हैं तो 3 कार्बन यहां, 2 कार्बन यहां, पेंटेन बन जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये 2 अलग अलग हैलाइड हैं, तो क्या केवल एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा? नहीं, एक प्रोडक्ट तो पेंटेन मिलेगा, 3 कार्बन और 2 कार्बन। बच्चों दूसरा प्रोडक्ट क्या मिल सकता है? जी हां, जब इसका ही डाइमराइजेशन हो जाए, जैसे एक और मॉलिक्यूल आ जाए तो 2 कार्बन और 2 कार्बन और, तो ब्यूटेन भी बन सकता है। लेकिन अगर इसका भी डाइमराइजेशन हो जाए बच्चों तो 3 कार्बन ये है और 3 कार्बन और, तो हेक्सेन भी बन सकता है। हमसे पूछा है क्या नहीं बनेगा। ऑप्शन देखिए, एन ब्यूटेन, यस बनेगा बच्चों। क्यों? इसका ही डाइमराइजेशन हो जाए, 2 कार्बन से 4 कार्बन। सेकंड, एन पेंटेन,
क्या ये बन सकता है? यस, यहां 2 कार्बन्स, यहां 3 कार्बन्स, दोनों मिलकर एन पेंटेन। थर्ड ऑप्शन एन हेक्सेन, क्या ये बन जाएगा? यस, क्योंकि ये 3 कार्बन का रेडिकल ऐसे एक और रेडिकल के साथ डाइमराइजेशन करके एन हेक्सेन बनाएगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन आइसोब्यूटेन, बच्चों क्या आइसोब्यूटेन का फॉर्मेशन हो सकता है? नो। हम जानते हैं आइसोब्यूटेन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, बताइए? CH3 CH CH3 CH3, तो इसका फॉर्मेशन तो यहां नहीं हो पाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यस, आइसोब्यूटेन। क्लियर है? इसका फॉर्मेशन यहां नहीं हो सकता। जैसे मैंने बताया, इससे बच्चों ये रेडिकल, इससे ये रेडिकल, और बताएं इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें आइसोब्यूटेन नहीं बनेगा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट सुटेबल टू ऑब्टेन फ्रॉम वुड्स रिएक्शन? अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन जो हमने किया है अभी, बताएं इनमें से कौन सा कंपाउंड के लिए वुड्स रिएक्शन एक सुटेबल मेथड नहीं है? इथेन के लिए तो है, सिमेट्रिकल है, ब्यूटेन के लिए भी है बच्चों, हेक्सेन के लिए भी है, लेकिन अगेन आइसोब्यूटेन के लिए वुड्स रिएक्शन एक सुटेबल मेथड नहीं है, बिकॉज आइसोब्यूटेन तो क्या है? यस, अनसिमेट्रिकल एल्केन, उसके लिए तो वुड्स रिएक्शन एक अच्छा मेथड नहीं माना जाता। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट वुड्स रिएक्शन।